शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों व उनके उत्तर को जानेंगे। ये प्रश्नोत्तर अन्य जिलों में आयोजित हो रही परीक्षाओं से संकलित हैं, इसलिए इन्हें तो आप रट ही लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ज़रूरत पड़ने पर वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसीलिए इस बात पर जोर दे रहे हैं। तो साथियों, आपके सामने प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विकास का क्रम है। तो साथियों, इसमें विकल्प दिया है LSRW और विकल्प बी दिया है LSWR, सी विकल्प दिया है SRLW और विकल्प डी में दिया है SRWL। तो ये आधारशिला मॉड्यूल का है प्रश्न। ये सारे जो 50 प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये आधारशिला मॉड्यूल से लिया है। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, आधारशिला मॉड्यूल का है। एक चीज़ और बता दें साथियों, इसका उत्तर जानने से पहले एक चीज़ और बता दें कि यह पार्ट 1 है। ऐसे ही मैं और सेट भी लेकर आऊँगा, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और ऑल भी दबा लीजिएगा। जो ऑल बटन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं इसका अगला सेट डालूँ तो आप सब लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सुविधाजनक रहे कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट जो है देख पाएँ। और इस तरीके से जितने भी प्रश्न बनेंगे कोशिश करूँगा मैं उस सारे प्रश्नों को आप सबके सामने प्रेजेंट करूँ। तो साथियों, इसका उत्तर मैं समझता हूँ आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो अब देखते हैं, आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ एक टाइमर, तो उसके बाद फिर आंसर में देखा जाएगा कि क्या आता है, फिर चर्चा करते हैं। इस प्रकार साथियों, इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। विकल्प ए सही है इस क्वेश्चन का, और जिसमें लिखा है LSRW। तो LSRW इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह के द्वारा किया गया है? विकल्प दिया है ए, केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा, बी, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, और सी, NGO के द्वारा, या फिर डी, ARP के समूह द्वारा। तो साथियों, आप लोग भी थिंकिंग करिए। मैं तो समझता हूँ मेरे आधे साथी के माइंड में तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सेट हो गया होगा। फिलहाल देखते हैं कुछ टाइम बाद कि इसका आंसर क्या आता है। तब तक आप भी सोचिए और मैं भी। जी, इसका आंसर आ चुका है। विकल्प बी सही है, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। जी हाँ, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा है। तो साथियों, ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखने के लिए ज़रूरी है। तो लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, देखते हैं विकल्प में क्या है। गद्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल, या फिर संज्ञानात्मक कौशल, या फिर सभी। तो क्या होगा साथियों, आप थिंकिंग करिए, फिर देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। जी, यहाँ पे विकल्प आ गया है सभी, डी आ गया है विकल्प जिसमें लिखा है सभी। तो जी हाँ, यहाँ पे सभी होगा। क्यों? क्योंकि लिखने के लिए क्या ज़रूरी है, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले जैसे कि ए में दिया है गद्यात्मक कौशल। तो गद्यात्मक कौशल क्या है? हाथ और अंगुलियों का संचालन सही तरीके से करना ही क्या होता है, गद्यात्मक कौशल। इसलिए जो छोटी क्लासें होती हैं उसमें बच्चों को सिखाया जाता है पहले पेंसिल को, बच्चे को सिखाया जाता है कि पेंसिल कैसे वो पकड़े, उसका पकड़ने का सही तरीका। इसलिए होगा पहला विकल्प गद्यात्मक कौशल, ये भी होगा। दूसरा है भाषा संरचना संबंधी कौशल। तो अब जो है दूसरा पॉइंट जो है भाषा संरचना संबंधी कौशल, तो बच्चे को भाषा की संरचना करना पता होना चाहिए। कहने का मतलब है ध्वनियों का सही क्रम, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना आना चाहिए, तभी वो लिख पाएगा। तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल। तो संज्ञानात्मक कौशल में क्या होगा कि क्या लिखना है के बारे में सोचना। अगर ये पता होगा तभी वो लिख पाएगा, नहीं तो क्या लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों विकल्प हमारे सही हैं, और अगला जो विकल्प है डी में दिया भी है तो सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भाषा अभिव्यक्ति होने से पहले किन चरणों से होकर गुजरती है? तो विकल्प है अनुभूति, चिंतन, अनुभूति और चिंतन,
या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जी, इसका आंसर आया है सी, विकल्प सी सही है, जिसमें लिखा है अनुभूति और चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणा तालिका में होता है। प्रेरणा तालिका में क्या क्या होता है साथियों, हम समझ रहे होंगे, मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे सारे साथियों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। फिलहाल विकल्प दिया है शिक्षण लक्ष्य, आकलन संकेतक, आकलन गतिविधियाँ, और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोग थिंकिंग करिए जब तक टाइमर है चल रहा है। जी, आ गया है उपरोक्त सभी। तो प्रेरणा तालिका जो हमारी है उसमें शिक्षण लक्ष्य को भी दर्शाया जाएगा, आकलन संकेतक को भी दर्शाया और आकलन गतिविधियां भी दर्शाई जाएंगी। इस प्रकार से हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है ERAC का तात्पर्य है। तो ERAC का तात्पर्य क्या है, देखते हैं विकल्प में क्या आया है। रुचि, ध्यान, चिंतन, प्रक्रिया या फिर प्रक्रिया और अनुभव, ये पहला विकल्प में है। दूसरा है अनुप्रयोग, चिंतन, प्रक्रिया, ध्यान, और सी में है अनुभूति, ध्यान, प्रक्रिया, चिंतन, और डी में दिया है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग या निष्कर्ष। तो दोस्तों आप सोचिए थोड़ा कि क्या हो सकता है, आप सेट कर लिया करिए कि क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, बाकी तो हम बता ही रहे हैं कि क्या होगा। तो इसका सही विकल्प है डी, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। तो साथियों यहाँ ERAC का मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं और इसका थोड़ा सा चर्चा कर लूं जिससे कि ये क्वेश्चन इजी लगने लगे। तो ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जिसका हिंदी अनुवाद में जाएंगे तो अनुभव हो जाएगा। तो पहला अनुभव आना चाहिए। तो अनुभव यहाँ आप देख रहे होंगे 2 विकल्प में है, तो इस दोनों में से कोई एक सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आर का मतलब होता है रेफ्लेक्शन, जिसका हिंदी अनुवाद होगा चिंतन, और ए है एप्लीकेशन, जिसका हिंदी अनुवाद होगा अनुप्रयोग, और सी मीन्स होता है कंसोलिडेशन, जिसका मतलब होता है हिंदी अनुवाद में निष्कर्ष। इस प्रकार से ERAC का फुल फॉर्म जो हो जाएगा एक्सपीरियंस, रेफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, अर्थात अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। तो ये चारों चीज़ें कहाँ दी गई हैं, डी में, इसलिए यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है गणित सीखने सिखाने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो गणित सीखने सिखाने का कौन सा क्रम सही है, देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। ELPS, LEPS, या फिर ELSP, या फिर LSEP। तो साथियों आप थिंकिंग करिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तब तक स्क्रीन पे आपका आंसर आ भी जाएगा, फिर देख पाएंगे सही आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर सही है विकल्प ए, जिसमें लिखा है ELPS। तो यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा साथियों कि ELPS का क्या मतलब है, इसको जान लिया जाए जिससे कि ये क्वेश्चन सरल रहने लगे। E का मतलब होता है एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, और L का मतलब होता है लैंग्वेज का मतलब वार्तालाप या फिर बातचीत, और P का मतलब है पिक्चर, अर्थात पिक्चरों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करना, और लास्ट में यस का मतलब होता है सिंबल। तो सिंबलों के माध्यम से लिखते हैं। भाई सिंबल अगर हम क्या है, काका काका क्या है, सिंबल ही तो है। ABCD क्या है, सिंबल ही तो है। उन्हीं सिंबलों को हमको पहचानवाया जाता है और आगे चल के हम फिर उसी तरीके से लिखने लगते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आधारशिला हस्त पुस्तिका का चित्रांकन किसने किया है। तो आइए देखते हैं विकल्प क्या है। श्री नरेंद्र वर्मा, श्री मुकेश अग्रवाल मनन बुक्स, या फिर विकल्प सी श्री इमरान खान, या फिर विकल्प डी श्री रविकांत श्रीवास्तव। तो साथियों थोड़ा आप विचार करिए, थिंकिंग करिए कि क्या हो सकता है, तब तक आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार साथियों यहाँ पर विकल्प आ गया है डी सही है, और डी में लिखा है श्री रविकांत श्रीवास्तव, अर्थात आधारशिला जो हस्तपुस्तिका है हमारा, उसमें जो चित्र बनाए गए हैं, चित्रांकन हुआ है, उसको श्री रविकांत श्रीवास्तव जी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस देश में हुआ था। साथियों आप सभी लोग जब से ट्रेनिंग में आए हैं सूक्ष्म शिक्षण की चर्चा हमेशा होती रहती है, और आखिर ये सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहाँ पे हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ यूज हुआ था। तो देखते हैं विकल्प में क्या है। भारत, ब्रिटेन, या फिर अमेरिका, या फिर जापान।
तो आप लोग थोड़ा थिंकिंग करिए, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तब तक जी आप भी सोच रहे होंगे क्या है। जी अगर आप अमेरिका सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं। इसका जवाब है अमेरिका। विकल्प सी सही है, अमेरिका इसका जवाब होगा। सूक्ष्म सिंचाई का विकास कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ। इसी के साथ मैं बताता चलूँ दोस्तों, सूक्ष्म सिंचाई का विकास 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। और यह जो यूनिवर्सिटी है, यह यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसीलिए इसका श्रेय जाता है, यहाँ देश पूछा है तो इसका श्रेय कहाँ जाता है? अमेरिका को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो सभी साथियों को हमारे पता है कि आधारशिला में कितने भाग हैं, फिर भी आप अपने माइंड में सेट करिए कि कौन सा इसका आंसर सही है। तो पहला 3 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 4 भाग। देखते हैं इसका कौन सा सही है। ज़्यादातर हमारे से साथी को पता है, मैं जान रहा हूँ। जी इसका विकल्प सही है सी, जिसमें लिखा है 6 भाग। एकदम सही। अगर आप ये सोचे हैं कि 6 भाग है तो एकदम सही आप सोचे हैं, यही है। क्वेश्चन नंबर 11 केंद्रित लर्निंग आउटकम का उदाहरण है। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं। खुले प्रश्नों, क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप माइंड में सेट करिए कि क्या आंसर होगा, फिर आ जाते हैं आंसर के साथ। जी यहाँ पे डी विकल्प सही है, अर्थात उपरोक्त सभी। मतलब केंद्रित लर्निंग आउटकम में जो है बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं। बच्चे अपनी व्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साथियों आपको बताते चले जो केंद्रित लर्निंग आउटकम है ये कुल 4 हैं, जिसमें से पहले के अंतर्गत जो आते हैं उन्हीं को इस विकल्प में दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों विकल्प सही होंगे। कुल जो है केंद्रित लर्निंग आउटकम के 4 पार्ट हैं और ये पहले पार्ट की बात की गई है। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। LSRW में एस का आशय है। विकल्प है सुनना, विकल्प बी है पढ़ना, बोलना, या फिर लिखना। तो क्या होगा साथियों, आप सोचिए क्या हो सकता है, आपके पास टाइम है जी, फिर आंसर लेके प्रेजेंट होते हैं। जी सी है इसका विकल्प सही, और सी में लिखा है बोलना। तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा सी, बोलना। क्यों होगा, कैसे होगा, आइए इसको जानने के लिए जानते हैं पहले कि LSRW का क्या होगा फुल फॉर्म। तो L का मतलब होता है लिसनिंग, और S का मतलब होता है स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग, और W मीन्स हो जाएगा राइटिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना, स्पीकिंग बोलना, और रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। यहाँ पे पूछा गया है यस का मतलब, तो यस पे आएगा रीडिंग, स्पीकिंग, और स्पीकिंग का मतलब है बोलना। इस प्रकार से यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा बोलना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। आधारशिला हस्तपुस्तिका मुख्यतः किन कक्षाओं के लिए विकसित की गई है? तो आधारशिला हस्तपुस्तिका किसके लिए विकसित की गई? कक्षा 1 से 5 तक के लिए, या फिर कक्षा 1 से 8 तक के लिए, या फिर कक्षा 5 से 8 तक के लिए, या फिर कक्षा 1, 2 व 3 तक के लिए। तो साथियों आप थिंकिंग करिए क्या हो सकता है यहाँ पे। ज़्यादातर साथी तो हमारे अब अवगत हो चुके हैं जी। इसका आंसर अगर आपने डी सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। इसका जवाब है कक्षा 1, 2 व 3 तक के लिए। तो जो हमारी आधारशिला हस्तपुस्तिका है उसमें कक्षा 1, 2 व 3 तक के लिए विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। सीखने के क्रमबद्ध चरण हैं। तो सीखने के क्रमबद्ध चरण कौन कौन से हैं? इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन 6 में इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, तो फिलहाल मैं एक अनुमान दिया हूँ आपको। बाकी विकल्प है आपके सामने अनुभव, अनुप्रयोग, चिंतन, निष्कर्ष। बी है अनुप्रयोग, चिंतन, निष्कर्ष, या फिर चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष, अनुभव, या फिर विकल्प डी है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। तो साथियों मैं समझता हूँ आपके माइंड में इसका आंसर आ चुका है। फिलहाल देखते हैं कुछ समय बाद, टाइमर के लगा है उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जी विकल्प आ गया है डी सही है, और डी में लिखा है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। जी साथियों अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग,
निष्कर्ष। वही है ERAC, याद आया कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 था। ERAC की चर्चा वहाँ हुई थी, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, और जिसका मतलब था अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। इस प्रकार से विकल्प यहाँ डी सही होगा, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है ELPS का सिद्धांत किस विषय शिक्षण में सहायक है? इसकी भी चर्चा आपको थोड़ा सा इंगित कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में चर्चा इसकी हुई है। फिर हाल देखते हैं विकल्प क्या है। भाषा, परिवेशी अध्ययन, गणित, उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है साथियों? ELPS की बात है, आप लोग भी सोचिए, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर आ गया है सी, विकल्प सही है, गणित। बिल्कुल सही साथियों। इसका ELPS का सही जवाब है, इसका सिद्धांत किस विषय शिक्षण के लिए है? तो जो विषय है वो है गणित है, गणित के लिए ELPS बनाया गया है। E का मतलब है एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, L का मतलब है लैंग्वेज अर्थात बातचीत या वार्तालाप, P का मतलब है पिक्चर या चित्रों की पहचान, S का मतलब है सिंबल अर्थात चिन्हों का प्रयोग करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं किस विषय के लिए हैं? विकल्प है आपके सामने गणित और विज्ञान, गणित और कला, या फिर गणित और भाषा, या फिर विज्ञान और भाषा। तो साथियों क्या होगा इसका? थोड़ा चिंतन मनन करिए, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो जी विकल्प सी सही है इसका, गणित और भाषा। जो प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं हैं, इसी दो विषय पर जोर दिया गया है और इसी के लिए आधारशिला मॉड्यूल में बातें की गई हैं, गणित और भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होते हैं? तो विकल्प देखते हैं क्या है, 5, 3, या फिर 4, या फिर 2। तो साथियों आप थिंकिंग करिए क्या हो सकता है, उसके बाद देखते हैं कि इसका जवाब क्या होता है। तो इसका जवाब है डी अर्थात 2। और 2 क्या चीज़ें हैं? भाषा और गणित। तो गणित और भाषा का वादन होता है, इस प्रकार से इसका आंसर होगा 2। आपको बताते चलें कि भाषा का जो वादन होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसका जो बांटा जाएगा टाइम टेबल में, तो सबसे पहले आएगा 10 मिनट सुनना, उसके बाद 35 मिनट का टाइम होगा बोलने का, फिर पढ़ने का टाइम होगा 25 मिनट्स, और फिर लिखने का टाइम होगा 20 मिनट। ये भाषा का है। इसी तरीके से गणित का भी है 90 मिनट। 90 मिनट का जो टाइमिंग बांटा गया है टाइम टेबल में पढ़ाने का, तो वो है ठोस वस्तु पर कार्य करेंगे 30 मिनट के, शुरू के 30 मिनट, उसके बाद दूसरे में ठोस वस्तुओं पर वार्तालाप करेंगे 20 मिनट का टाइम होगा, और चित्रों पे जो चर्चा होगी वो होगी 20 मिनट, और लास्ट में फिर चिन्हों पर चर्चा होगी 20 मिनट का। इस तरीके से ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी शैक्षिक संस्था या स्कूल में सम्मिलित महत्वपूर्ण पहलू हैं। विकल्प है संबंध, प्रतिक्रिया, या फिर परिणाम, या फिर ए, बी और सी सभी। तो इसका जवाब आपके माइंड में सेट कर लिए, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जी इसका जवाब हो जाएगा डी, ए, बी और सी सभी। किसी भी शैक्षिक संस्था या स्कूल में सम्मिलित महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भाई संबंध है, प्रतिक्रिया है, और उसके बाद परिणाम की अपेक्षा होती है ये किसी भी शैक्षिक संस्था से। तो इसका जवाब हो जाएगा संबंध, प्रतिक्रिया, परिणाम, तीनों। क्वेश्चन नंबर है आपके अगला 19, गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण है। तो गणित शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है? ए विकल्प दिया है रटने से ज़्यादा समझना, या फिर सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया, या फिर ए और बी दोनों, या फिर डी ना तो ए और ना ही बी। क्या होगा साथियों? आप थिंकिंग करके एक आंसर सेट किए रहे करिए, देखिए कि क्या वो सही है, कंपेयर करिए अपनी तैयारी को, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है साथियों। तो इसका जवाब आ गया है विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों। भाई गणित का शिक्षण है तो रट के कितना गणित लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो रटने से ज़्यादा क्या है जरूरी? समझना, उस सवाल को समझ लेना। तो ये गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रटने से ज़्यादा समझना। और दूसरा पॉइंट है सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब गणित सवाल कोई बच्चा लगाता है तो बोर्ड के एग्ज़ामों में
अगर उसका आंसर गलत भी आया है लेकिन उसकी प्रक्रिया सही है तो उसको जो भी नंबर उसका बनता है, आधा नंबर या जो बनता है, तो उसको वो दिया जाता है। यही कारण है कि गणित में सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया सही है तब भी नंबर मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ए और बी दोनों विकल्प सही होंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है प्रामाणिक रूप से कहा गया है। वैज्ञानिक अध्ययन में, बाल मनोविज्ञान अध्ययन में, मनोविज्ञान अध्ययन में या फिर सामाजिक अध्ययन में। तो साथियों आप लोग थिंकिंग करिए क्या हो सकता है। कोई एक विकल्प चुन के रखिए, देखिए सही होता है कि नहीं सही होता है, बाकी तो उत्तर आ ही जाएगा। उत्तर है यहाँ विकल्प सही है बी, और बी में है बाल मनोविज्ञान अध्ययन में। तो बिल्कुल सही है साथियों। यहाँ बालकों की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो बाल मनोविज्ञान का ही ये चीज़ है, प्रामाणिक रूप से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? तो विकल्प में पहले देख लेते हैं। परीक्षा के आधार पर, आकलन के आधार पर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पहले तो आप आंसर इसका एक सेट करके रखिए, देखिए क्या वो सही होता है, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों। परीक्षा के आधार पर जो मूल्यांकन होता है वो परीक्षा के आधार पर भी हो सकता है और आकलन के आधार पर भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए कि मूल्यांकन और आकलन में आखिर अंतर क्या है, ये पता होगा तभी हम समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो मूल्यांकन और आकलन में अंतर जानना होगा। इसके लिए बीच बीच में हम आपको बताते चलें कि जो क्लास चलती है हमारी और कोई कुछ भी दिए हैं उनको तैयार करने के लिए, तो जो बीच बीच में जांचने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं आकलन, और इसी आकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि परीक्षा करा लें तो हो सकता है कि बच्चा नकल करके पास हो जाए, लेकिन सही आकलन नहीं होगा, जबकि मूल्यांकन तो हो जाएगा। अर्थात बच्चा पास है कि फेल है ये तो हो जाएगा, लेकिन वो कितना उस सब्जेक्ट को समझा है इस बात का आकलन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 22। व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है? देखते हैं साथियों इसका विकल्प क्या है। माध्यमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा या फिर प्राथमिक शिक्षा। तो एक आंसर आप सेट करके रखिए माइंड में, फिर देखते हैं कि इसका आखिर आंसर क्या आता है। तो साथियों इसका आंसर आ गया है, विकल्प बी सही है, प्राथमिक शिक्षा। जी, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला जो होती है हमारी प्राथमिक शिक्षा में ही पड़ जाती है। इसीलिए हम सभी लोग परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे विद्यालय में जाए, या ऐसे विद्यालय में जाए जहाँ पर शिक्षा कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इस प्रकार इसका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर है 23। कौन सी अवस्था व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है? विकल्प है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। साथियों क्वेश्चन का आंसर एक कोई आप चुन के रखिए, देखिए क्या वो सही होता है। सही विकल्प आ गया है, बी है इसमें, शैशवा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन कम से कम कितने कितने मिनट निर्धारित हैं? थोड़ी थोड़ी चर्चा इसकी मैंने पहले की है, फिलहाल अभी और चर्चा कर लिया जाएगा साथियों। देखते हैं फिलहाल विकल्प क्या है। 10, 35, 25, 20 मिनट, या फिर 15, 30, 20, 25 मिनट, या फिर 10, 20, 30, 30 मिनट, या फिर 20, 20, 30, 20 मिनट। क्या होगा साथियों? कोई एक सेट करके रखिए, या ज़्यादातर तो जानते होंगे, मैं जान रहा हूँ जी। इसका विकल्प सही है ए, 10, 35, 25, 20 मिनट। ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस भाषा का है? भाषा हिंदी का है, सुबोपली हिंदी का है। इसलिए इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए वाला, क्योंकि जो हमारा वादन है 90 मिनट का, उसमें जो है सुनने के लिए 10 मिनट और बोलने के लिए 35 मिनट, पढ़ने के लिए 25 मिनट और लिखने के लिए 20 मिनट निर्धारित किया गया है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 25। कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियाँ एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किस मॉड्यूल में किया गया है? कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात है, भाषा एवं गणित की। तो देखते हैं विकल्प क्या है। शिक्षण संग्रह,
ध्यानाकर्षण, या फिर आधारशिला, या फिर कोई नहीं। तो एक आंसर आप सेट कर लीजिए माइंड में, देखते हैं क्या वो सही है कि नहीं सही है, आकलन कर लीजिए। जी, विकल्प सही है सी, आधारशिला। तो कक्षा 1 और 2 में जो भाषा एवं गणित की जो गहरी बुनियादी समझ विकसित करने की बात कही गई है वो आधारशिला में कही गई है, इसलिए इसका विकल्प सही हो जाएगा आधारशिला। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो विकल्प है 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, या फिर 4 स्तर पर, या फिर 5 स्तर पर। तो साथियों इसका क्या हो सकता है, आइए विकल्प में देखते हैं। एक जवाब जरूर सेट कर लीजिएगा साथियों अपने माइंड में। जी, यहाँ पर आंसर आ गया है, विकल्प ए सही है। 2 स्तर पर, 2 स्तर पर, राज्य स्तर पर एसआरजी और जिला स्तर पर एआरपी होता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दें, ये जो समूह है गठन 2 स्तर पर तो है। एक तो हो जाएगा राज्य स्तर पर, राज्य स्तर का मतलब एसआरजी, ये राज्य स्तर पर नियुक्त किए गए हैं, एसआरजी होते हैं। एसआरजी का मतलब एस मतलब स्टेट, आर मतलब रिसोर्स और जी मतलब ग्रुप। तो स्टेट रिसोर्स ग्रुप जो होता है वो एसआरजी को ही कहा जाता है, या एसआरजी का फुल फॉर्म है स्टेट रिसोर्स ग्रुप या राज्य संदर्भ समूह। हिंदी में इसी को अगर बात करें तो राज्य संदर्भ समूह कहलाएगा। और दूसरा जो है जिला स्तर पर, वहाँ पर एआरपी नियुक्त होते हैं, एआरपी चयन होता है जिनका फुल फॉर्म है अकादमिक रिसोर्स पर्सन। इस प्रकार से ये 2 स्तर हैं साथियों, और इसका सही विकल्प है 2 स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मानसिक सक्रियता किसका संकेतक है? विकल्प है सीखने का, सिखाने का, शिक्षण का, या फिर उपर्युक्त का, मतलब सभी का। तो क्या हो सकता है, आप लोग अपने माइंड में सेट करिए इस क्वेश्चन का जवाब। तो इसका जवाब आ चुका है, यहाँ पर ए सही है, सीखने का। तो साथियों मानसिक सक्रियता जो होती है वो सीखने का संकेत होता है। आखिर हम कब सीखेंगे? जब हमारा मानसिक जो है सक्रियता में रहेगा। अगर मानसिक सक्रिय ही नहीं रहेगा और हमको नींद आ रही है तो क्या सीखेंगे? सीख ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा सीखने का। क्वेश्चन नंबर है 28। बच्चों के आगामी जीवन की आधारशिला को कौन सुनिश्चित करता है? तो साथियों विकल्प देखते हैं। विद्यालय में शिक्षकों का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार, या फिर विद्यालय की व्यवस्था, या फिर आईसीटी का प्रयोग, या फिर उपर्युक्त सभी। तो साथियों आप थिंकिंग कर लीजिए आखिर क्या हो सकता है, बाकी तो जवाब आ जाएगा। जी, विकल्प यहाँ ए सही है, और जिसमें लिखा है विद्यालय में शिक्षकों का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार, ये है इसका जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है। बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी क्या है? विकल्प है शिक्षण, शिक्षण संग्रह, शिक्षण की सीढ़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है साथियों? थिंकिंग करके रखिए, फिर देखते हैं इसका क्या आता है जवाब। तो यहाँ आया है विकल्प ए सही है, जिसमें लिखा है शिक्षण, अर्थात बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी होता है शिक्षण। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु आप किसका प्रावधान करेंगे? विकल्प है पाठ्य पुस्तकों का, अंतः पाठों का, पुस्तकालय का, प्रयोगशाला का। क्या होगा साथियों? सोच के रखिए, फिर देखते हैं इसका आंसर आखिर आता क्या है। जी, इसका आंसर आ गया है ए, पाठ्य पुस्तकों का। सही जवाब है पाठ्य पुस्तकों का। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। आधारशिला मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम भाषा विकास कितने बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? विकल्प ए है 2, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो साथियों सेट करके रखिए, बाकी देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। जी, इसका जवाब आ गया है बी, 4 होते हैं। इसका जो बुनियादी पहलू पर आधारित होता है,
और वो 4 होते हैं। आधारशिला मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम भाषा विकास कितने बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। नंबर 1 सुनना व बोलना, और नंबर 2 है पढ़ना व लिखना, और नंबर 3 है भाषा संरचना और व्याकरण, और चौथा नंबर है कल्पना और सृजनशीलता। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 32। ELPS में P का मतलब है, तो विकल्प देखते हैं। पिक्चर, प्रिकॉशन, प्रैक्टिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? ज़्यादातर साथियों को इस क्वेश्चन का जवाब पता है, और देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। तो आ गया है ए पिक्चर। तो यहाँ पर जो पी की बात हुई है उसका मतलब है पिक्चर, तो एकदम सही। इसका जिक्र हमने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 7 में भी किया था, वहाँ इसका फुल फॉर्म जानने थे। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं साथियों। ELPS, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, पी का मतलब पिक्चर, और एस का मतलब सिंबल। तो इस प्रकार से इसका जवाब है, पी के बारे में पूछा गया है और पी दिया है विकल्प ए में पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र बनाते समय किस प्रकार के प्रश्नों का जो समावेश होना चाहिए? देखते हैं विकल्प क्या है। बोधात्मक, ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक विकल्प आप चुन के रखिए, देखिए क्या वो सही होता है। ज़्यादातर तो जवाब सही ही होंगे जो चुनेंगे आप। जी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न पत्र जो बनाया जाता है उसमें तीनों प्रश्न होने चाहिए, बोधात्मक, ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, ये सभी होने चाहिए, तब वो अच्छा प्रश्न बनता है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, और 34 है एक ही तरीके और गतिविधियां सभी बच्चों को सीखने में सहायक हो, ऐसा जरूरी है कि नहीं है? देखते हैं विकल्प क्या है। जरूरी है भी, नहीं भी, जरूरी नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? ज़्यादातर साथी सोच चुके होंगे इसका सही जवाब। जी, इसका सही जवाब है जरूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को एक ही गतिविधि से सिखाया जाए। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 की तरफ। भाषाई एवं गणित विकास के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व व भावी जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है, यह किस मॉड्यूल में है? आइए पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों क्या होगा इसका जवाब? सोच के रखिए। जी, आप, मैं समझता हूँ सही सोचा है आपने। अगर सही सोचा है तो एकदम सही सोचा है, आधारशिला। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण किस हस्तपुस्तिका में दिया गया है? तो साथियों इसके बारे में, वेबसाइट वगैरह के बारे में किस आधारशिला में किस हस्तपुस्तिका में दिया गया है? आइए पहले विकल्प देख लेते हैं। ध्यानाकर्षण, आधारशिला, या फिर शिक्षण संग्रह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। आप भी सोच लीजिए कि क्या होगा, और फिर मैच कराइए, देखिए क्या वो सही है। इससे आपकी कितनी तैयारी है ये भी पता चलता चलेगा। जी, इसका सही जवाब आ गया है, लगता है आधारशिला। जैसे कि मेरी ज़बान से भी निकल रहा था कि आधारशिला, लेकिन साथियों देखा आधारशिला बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा ही है, मैं बहुत गड़बड़ा, मुझे ऐसा ही लगता है। जब भी यह देखता हूँ तो एक बार आधारशिला माइंड में आ जाता है, जबकि आधारशिला इसका जवाब नहीं है। वेबसाइट, वेब लिंक, इन सारी चीज़ों, हेल्पलाइन नंबर के, इन सारी चीज़ों को आधारशिला में नहीं दिया गया है। ये दिया गया है शिक्षण संग्रह में। तो सही जवाब है शिक्षण संग्रह। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह युक्ति किस मॉड्यूल की है? इसको काफ़ी बार सुनने में आया है। देखते हैं विकल्प क्या है। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, आधारशिला, या फिर शिक्षण संग्रह। तो मैं समझता हूँ मेरे बहुत सारे साथियों को ये जवाब पता है और माइंड में सेट कर लिए हैं कि कौन सा है। जी, विकल्प डी सही है, शिक्षण संग्रह। इसका विकल्प सही है डी, शिक्षण संग्रह। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आलोक में पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग
समझ के साथ पढ़ने की विधि को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। आइए पहले विकल्प देखते हैं। पढ़े भारत बढ़े भारत, या फिर भारत खेल भारत खिले भारत, खूब पढ़ो खूब बढ़ो पढ़ो, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा साथियों, इसका जवाब आप सोच के रखिए। बाकी देखते हैं टाइमर के बाद कि इसका जवाब क्या लेकर आता है ये। जी, इसका जवाब आ गया है। विकल्प ए सही है, पढ़े भारत बढ़े भारत, ये इसका सही जवाब है। तो साथियों, पढ़े भारत बढ़े भारत बहुत बार आपने सुना होगा, एक बार फिर सुन लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 39। प्रेरणा तालिका में किन किन विषयों हेतु तालिकाएं दी गई हैं। तो जो प्रेरणा तालिका है हमारी, उसमें किन किन विषयों हेतु तालिकाएं दी गई हैं। विकल्प है भाषा, गणित, भाषा व गणित, या फिर भाषा गणित व पर्यावरण अध्ययन। तो आप माइंड में एक क्वेश्चन सेट कर लीजिए कि आखिर क्या हो सकता है, तो उसके बाद देखते हैं क्या है। जी, यहाँ पे विकल्प आ गया है, सी सही है विकल्प, जिसमें लिखा है भाषा व गणित। तो प्रेरणा तालिकाओं में साथियों भाषा व गणित विषयों हेतु तालिकाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। निम्नलिखित में से किस मॉड्यूल का उपयोग कर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं। विकल्प देखते हैं साथियों। पहले ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा साथियों, आप थिंकिंग कर लीजिए, एक क्वेश्चन तो सेट ही कर लीजिए इसका आंसर। जी, इसका विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल है उसमें जो है ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह, ये तीनों में बाल केंद्रित बना सकते हैं, रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं अपने शिक्षण को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, और ये है सभी मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक होगा। विकल्प पहले देख लेते हैं। हस्त पुस्तिकाओं का अद्यपान अध्ययन, अपने ज्ञान तथा अनुभव से हस्त पुस्तिकाओं को और अधिक समृद्ध बनाते रहना, या फिर विकल्प सी है विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री को चयनित करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो साथियों देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आने वाला है, जी आ गया है डी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प डी जो होगा उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है फाउंडेशन लर्निंग शिविर के अंतर्गत समय सारणी में द्वितीय वादन गणित के लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब बगैर विकल्प देखे ही आपके माइंड में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कई जगह बताया कि क्या है गणित के लिए और क्या है दूसरे भाषा हिंदी के लिए। तो पहले आइए साथियों विकल्प देख लेते हैं। 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, या फिर 90 मिनट। तो हमारे ज़्यादातर साथियों को पता है कि कौन सा है विकल्प इसमें सही। फिलहाल देखते हैं कि क्या आप जो सोच रहे हैं वही आंसर है। जी हाँ, वही आंसर है, डी विकल्प सही है, 90 मिनट। तो दो भाषा गणित और भाषा हिंदी के लिए 90 मिनट निर्धारित किया गया है। दो वादन में कई जगह मैंने चर्चा किया। तो ये है साथियों 90 मिनट। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है शिक्षण संग्रह, आधारशिला, ध्यानाकर्षण आदि हस्त पुस्तिकाओं के विकास में किसने किसने अपना योगदान दिया है। तो विकल्प देख लेते हैं। SCERT, या फिर गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा एवं संबद्ध राज्य गुणवत्ता समूह, या फिर यूनिसेफ, या फिर उपर्युक्त सभी। तो साथियों क्या हो सकता है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन हमारे फिर भी बहुत सारे साथियों को ये इसका जवाब पता होगा। तो जी हाँ, जो शिक्षण संग्रह है, आधारशिला है, ध्यानाकर्षण है, जो हस्त पुस्तिकाएँ हैं, इसके विकास में सभी ने योगदान दिया है। SCERT ने भी दिया है, गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा एवं संबंध राज्य गुणवत्ता समूह ने भी दिया है, यूनिसेफ ने भी दिया है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, गणितीय अवधारणा की प्रवृत्ति होती है। तो जो हमारी गणित है, गणितीय अवधारणा है, उसकी क्या प्रवृत्ति होती है। आइए देखते हैं। ढलान नुमा, या फिर सीढ़ी नुमा,
या फिर ऊंचा नीचा, या फिर इनमें से कोई नहीं। गणित की बात है साथियों, आप इसका एक आंसर सेट करिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है, बहुत कठिन तो नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका जवाब ज़्यादातर हमारे साथियों को पता होगा। तो विकल्प यहाँ आ गया है, बी सही है, सीढ़ी नुमा। जो हमारा गणित होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं गणित में, पहले छोटी सवाल गिनतियों, फिर उसके बाद बड़ी सवाल, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो इसका ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, सीढ़ी नुमा होगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 3 अंकीय संख्याओं का समझ विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। विकल्प है कक्षा 4 के लिए, बी कक्षा 2 के लिए, या फिर सी कक्षा 5 के लिए, डी कक्षा 1 के लिए। तो किसके लिए होगा साथियों, एक क्वेश्चन का आंसर सेट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या था। जी बी सही है यहाँ पे, कक्षा 2 के लिए। जी हाँ, तो 3 अंकीय संख्याओं का जो समझ विकसित करना है वो किस कक्षा का लक्ष्य है। जो लक्ष्य है वो कक्षा, वास्तव में ये कक्षा 2 व 3 दोनों के लिए है। तो इसलिए यहाँ पे 3 तो नहीं दिया है और सिर्फ 2 दिया है। जब भी देगा कक्षा 2 व 3 दोनों एक साथ देगा, अलग अलग नहीं। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो दोनों अलग अलग नहीं देगा। तो अलग देगा तो एक को हटा लेगा, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, कक्षा 2 दिया है और 3 को हटा लिया है। इस प्रकार जो विकल्प हमारा सही होगा वो हो जाएगा कक्षा 2। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 46 की तरफ। मानसिक सक्रियता किसका संकेत है। विकल्प देखते हैं, लिखने का, सीखने का, या फिर देखने का, या फिर पढ़ने का। तो क्या होगा साथियों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मानसिक सक्रियता, भाई मानसिक कब सक्रिय रहेगा। तो हमें लगता है कि आपने सही सोचा है। विकल्प बी सही है, सीखने का। जब हमारा मानसिक सक्रिय होगा तभी तो सीखेंगे, जब मानसिक सोया रहेगा तो क्या सीखेंगे। इसलिए यहाँ विकल्प सही हो जाएगा सीखने का, विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 की तरफ। बोधात्मक प्रश्नों का प्रश्नोत्तर प्रश्न पत्र बनाते समय महत्वपूर्ण भाग का कितना प्रतिशत होना चाहिए। साथियों विकल्प में दिया है 10, 50, 40 या फिर 100। तो देखते हैं इसका जवाब क्या आता है, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। तो साथियों यहाँ जवाब आ चुका है बी 50% जो होता है वो बोधात्मक प्रश्न होने चाहिए किसी भी प्रश्न पत्र में। तो आपको यहाँ मैं बताता चलूँ साथियों, जो हमारा प्रश्न पत्र होता है वो बोधात्मक, ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्न उसमें होते हैं। ये चारों टाइप के प्रश्न हर प्रश्न सेट में, हर क्वेश्चन सेट में रहता है। तो जो इनका परसेंटेज है आखिर रहता है तो कितना कितना रहता है ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50% होते हैं, 50% होते हैं। ज्ञानात्मक प्रश्न जो होते हैं वो 20% होते हैं, और अनुप्रयोगात्मक जो प्रश्न होते हैं वो भी 20% होते हैं, और तर्कात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो 10% होते हैं। इस प्रकार से पूरा 100% ये बन जाता है। तो यहाँ सिर्फ बोधात्मक के बारे में पूछा है, तो बोधात्मक प्रश्नों का जो परसेंटेज है वो कितना रहेगा, 50 रहेगा, 50%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं साथियों। 48 क्वेश्चन नंबर, ICT का विस्तृत रूप क्या है। तो देखते हैं पहले विकल्प क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंटेलिजेंट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरनेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कमांड टेक्नोलॉजी। तो क्या होगा साथियों, एक आंसर इसका सेट करके रखिए, फिर देखिए क्या वो सही है कि नहीं सही है। मैं तो यही सोचूंगा कि वो एकदम सही सोचा है जो आपने सोचा है। जी हाँ, इसका विकल्प सही है ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही इसका फुल फॉर्म है ICT का। दोस्तों इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी भी या जब भी हम साथियों का जो नंबर आएगा परीक्षा में तो हो सकता है वहाँ ये देखने को क्वेश्चन मिल जाए, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म याद करके रखिए। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 49 की तरफ। तो 49 में है, ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत है। तो विकल्प देख लेते हैं, रोचक, अभ्यास, आकलन, या फिर सभी। तो साथियों क्या होगा, थोड़ा थिंकिंग करके रखिए, फिर देखते हैं कि इसका आखिर जवाब क्या है। तो साथियों इस तरीके से इसका जवाब आ चुका है आपके सामने, विकल्प डी सही है, सभी।
ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र जो होता है वो का सिद्धांत है, अधिगम चक्र का सिद्धांत है। तो रोचक, अभ्यास, आकलन सभी, ये सभी होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का, पार्ट 1 का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 है, बच्चों में तौल और मापन मानक इकाइयों की समझ विकसित करने का लक्ष्य किस तालिका में है? तो विकल्प देखते हैं साथियों, लक्ष्य तालिका, प्रेरणा तालिका, गतिविधि तालिका या फिर समूहीकरण। तो क्या होगा साथियों, इसका भी आइए आंसर देख लेते हैं। इस तरीके से वीडियो आपके सामने था क्वेश्चनों के साथ, 50 क्वेश्चनों का सेट पार्ट 1 में। तो जी विकल्प यहाँ आ गया है बी, प्रेरणा तालिका। तो जो बच्चों में तौल और मापन मानक इकाइयों की समझ विकसित करने का लक्ष्य है, और वो जो है किस तालिका में है? प्रेरणा तालिका में है। इस प्रकार से साथियों यह 50 प्रश्नों का सेट आपके सामने प्रेजेंट किया पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे के इसके अतिरिक्त क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा, जो कि अन्य जनपदों में अभी भी पूछे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।